जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच ही लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज ईवीएस पर्यावरण अध्ययन जिसको बोलते हैं उसका आज क्लास पहला है, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के दृश्य। दोस्तों यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं या जो भी आपको बताया जाएगा वो ऑल टीचिंग्स एग्जाम्स के लिए तो दोस्तों महत्वपूर्ण तो है ही। इसके अलावा आपके जो सीटेट परीक्षा आपकी जुलाई अगस्त में कंडक्ट होने वाली है उसको आधार बना के यहाँ पे तैयारी दोस्तों कराई जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपके जो ईवीएस की तैयारी यहाँ पे होने वाली है उसमें आपके क्वेश्चंस रहेंगे। उसके अलावा उस क्वेश्चंस बेस्ड जो भी थ्योरी है, जानकारी है, उसको भी यहाँ पे साझा की जाएगी। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले पहले प्रश्न पे यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हमारे देश के जंगलों में से ग्राम परिषद जिसको पंचायत बोलते हैं, टिन नामक एक विशेष इकाई में खेती के लिए आदिवासी लोगों को भूमि आवंटित करती है। तो टिन क्या है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टिन होता क्या है। ठीक है, तो टिन क्या है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि वह भूमि जिस पर कोई किसान जो है एक टिन बीज क्या है उगाता है। वह भूमि जिस पे किसान एक टिन बीज उत्पादित करता है। उत्पादित करना और उगाना में अंतर है दोस्तों। ठीक है, आदिवासी किसानों के लिए विशेष रूप से रूपांतरित की गई भूमि की एक इकाई है। वहीं आप चौथा ऑप्शन दे रखा है कि 100 मीटर गुणे 100 मीटर आयाम वाली एक भूमि। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टीन बताना है कि टीन होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वह भूमि जिस पर कोई किसान जो है एक टीन बीज क्या करता है, उगाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। अब यहाँ पे हम चलते हैं, कुछ जानकारी आपको टिन के बारे में देते हैं कि टिन जो खेती की जाती है वह कहाँ पे होती है, किस क्षेत्र में की जाती है और प्रक्रिया क्या है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं और देख लेते हैं कि टिन की जो खेती है वो कहाँ की जाती है। तो इस प्रकार की खेती जो है मिजोरम में, झारखंड में और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में की जाती है। और इस खेती को, जो आपकी टिन खेती होती है, इसमें लॉटरी प्रणाली का आयोजन किया जाता है, जिसके लिए परिवार को खेती के कितने जमीन मिलेगी। देखिए दोस्तों, इसमें लॉटरी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। लॉटरी होती है, जिसकी लॉटरी निकल जाती है उसी को खेत का जो हिस्सा है वो दिया जाता है खेती करने के लिए। जिस पर कोई किसान जो होता है क्या करता है, एक टिन बीज उगाते हैं और उसे एक टिन भूमि कहा जाता है। बिल्कुल सही दोस्तों, क्या करना है, इसमें लॉटरी निकाली जाती है और जिसकी लॉटरी निकल जाती है उसको एक टिन जो है बीज दिया जाता है बोने के लिए। और ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कहा गया कि जिस भूमि पर एक टिन बीज जो है उगाते हैं उसे टिन भूमि कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। कहा गया कि भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरण खेती करने की प्रथा है। स्थानांतरण जो कृषि होती है वह भारत के किस क्षेत्रों में की जाती है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में या दक्षिण पूर्व क्षेत्र में। तो भारत में स्थानांतरण की जो खेती है वो कहाँ पे की जाती है दोस्तों? तो आप जान लीजिए कि उत्तर पूर्वी भारत में इस प्रकार की खेती जो है वो की जाती है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। अब स्थानांतरण जो खेती होती है इसको किस नाम से जानते हैं? इसको झूम के कृषि भी कहता है। क्या कहते हैं? झूम खेती भी कहते हैं। तो स्थानांतरण खेती को लेकर दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजें उसको भी जान लेते हैं। चलिए, इसको झूम खेती भी कहा जाता है। तो एक बता दें आपको कि यह एक प्रकार की निर्वाह खेती होती है जिसमें किसान जो है अस्थाई नहीं बल्कि अस्थाई रूप से भूमि के एक भूखंड पर खेती करता है और जब वह मृदा क्षरण के कारण भूमि को बंजर पाता है तो वे दूसरे भूखंड पर चले जाते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? स्थानांतरण खेती कहा जाता है। दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्थानांतरण खेती होती क्या है। स्थानांतरण खेती इसलिए कहते हैं कि जब किसान एक भूमि पर अस्थायी रूप से खेती करता है और जब भूमि की जो मृदा क्षरण की जो क्षमता है दोस्तों, मृदा उत्पादन जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है या वो बंजर हो जाती है, तो वे उस भूखंड को छोड़ के दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? स्थानांतरण खेती भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से भारत की उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में प्रचलित है। कहाँ पे? उत्तर पूर्वी क्षेत्र। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में इस प्रकार की खेती जो है वो की जाती है। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत कौन से आते हैं? असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड आदि जो हैं इसमें शामिल हैं। खेती के इस तरीके को झूम खेती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसे कर्तन या दहन कृषि भी कहते हैं। दोस्तों इस स्थानांतरण खेती को झूम खेती, कर्तन या दहन कृषि भी जाना जाता है और यह एक स्थानांतरण खेती की प्रणाली है।
तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि झूम की खेती क्या होती है। यह एक प्रकार की निर्वाह खेती हो जिसमें कोई किसान जो होता है अस्थायी रूप से भूमि के एक भूखंड पर खेती करता है, और जब उस भूखंड का जो मृदा उत्पादन की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है तो वही उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इसलिए इसे स्थानांतरण खेती भी कहा जाता है। और इस प्रकार की जो खेती है भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रचलित है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के अंतर्गत आपके असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड आदि शामिल है। खेती के इस तरीके को झूम खेती के नाम से जाना जाता है, या इसे कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। कहीं दोस्तों अगर कह दिया कि कर्तन दहन खेती क्या होती है तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि वो भी क्या है, झूम की खेती ही है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अब कहा गया है कि भारत में स्थानांतरित कृषि जो होती है, जैसे झूम की खेती कहाँ होती है, उत्तर पूर्वी भारत में, वहीं बेवर और दहियार मध्य प्रदेश में, दीपा मध्य प्रदेश में, जारा और एरका दक्षिणी राज्य में, बत्रा आपके दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, पोंडू आंध्र प्रदेश में, कुमारी जो है केरल के पश्चिमी घाट में, कमान जो है वो उड़ीसा में होती है। तो दोस्तों यहाँ पे विभिन्न प्रकार के स्थानांतरित कृषि दी गई है और कहाँ पे होती है उसके यहाँ पे क्षेत्र भी दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे कहा है कि अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक में प्रयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। इस नित्य प्रयोग से उसके खेतों की मिट्टी डैश बन जाएगी। तो कहा गया दोस्तों कि कोई किसान है कि वो अधिक उपज प्राप्त करने के लिए एक खेत का एक हिस्सा है जिसमें वो अधिक उपज प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए वो विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का और कीटनाशकों का अधिक मात्रा में उपयोग करके बार बार धान की फसल उगा रहा है। तो इस प्रकार से ऐसा करने से मिट्टी कैसी बन जाएगी, तो केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी रहेगी या अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ हो जाएगी, जुताई और बुआई के लिए उपयुक्त, या अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि किसी भी मृदा में अगर हम बार बार एक ही फसल उगाने के लिए उसमें विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों का उपयोग करेंगे, जिससे एक समय ऐसा आएगा कि जो भूमि है वो बंजर हो जाएगी। अंततः ये कह सकते हैं कि उसमें किसी प्रकार की फसल जो है वो आप उगा नहीं सकते हैं, उसके लिए अनुपयुक्त हो जाएगी। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे चलते हैं। अब इससे महत्वपूर्ण जो जानकारी इसको देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया कि यदि एक ही फसल को बार बार उगाया जाए तो फसल समान पोषक तत्वों की जो होती है वो आवश्यकता होती है। मिट्टी को स्वयं की पुनः पूर्ति का समय नहीं मिल पाएगा। जो मिट्टी की पुनः शक्ति है दोस्तों, उसको उत्पादित करने के लिए समय नहीं मिल पाएगा। जाहिर सी बात है जब एक ही चीज़ आप उगाएंगे तो फिर उसमें जो उर्वरा शक्ति है पहले वाली बनी है या पोषक तत्व जो हैं उनकी कमी हो जाएगी। तो फसल उगाने के लिए खाद की जरूरत पड़ेगी, तब विभिन्न प्रकार के हम उसमें खाद डालेंगे, ठीक है। और यदि ऐसा नित्य प्रयोग के समय चलता रहा तो मिट्टी में कोई पोषक तत्व तो नहीं बचेगा और ऐसी मिट्टी में कोई भी फसल आप उगा नहीं पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शहरों में से किस में रेत के टीले नाम के रेत के पहाड़ पाए जाते हैं? अबू धाबी में, बर्लिन में, थिम्पू में या काबुल में? तो निम्नलिखित शहरों में से किस में रेत के जो टीले हैं नामक रेत के पहाड़ पाए जाते हैं? तो ये कहाँ पाया जाता है? अबू धाबी में पाया जाता है। अब चलिए अबू धाबी की विशेषता क्या है इसको जान लेते हैं। यहाँ पे अबू धाबी, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे इतना ही। और यहाँ पे चलेंगे हम और यहाँ पे देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। माउंट एवरेस्ट के बारे में यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा सही है। यह जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और इसकी चोटी जो है ऊंचाई 8900 मीटर है। यह नेपाल का हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई है 8900 मीटर। यह भारत का हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई जो है 9850 मीटर है। यह तिब्बत का हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई जो है 9850 मीटर। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, कौन सा ऑप्शन सही है? यह क्या है? नेपाल का एक हिस्सा है और इसकी चोटी की जो ऊंचाई है कितना है? 8900 मीटर है। बिल्कुल सही। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलते हैं अब माउंट एवरेस्ट को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उसको यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों माउंट एवरेस्ट को लेकर कहा गया कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है और यह कहाँ पे स्थित है? नेपाल में स्थित है।
और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है, या कह सकते हैं कि 8900 मीटर के लगभग। यह हमेशा बर्फ से ढका रहता है। नेपाली नाम नेपाल में इसको क्या कहते हैं, नेपाल दूसरे कभी पूछ लेता है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं, तो सागर माथा के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें कि तिब्बत में इसको क्या कहते हैं, तो चुमोलुंग गमा कहते हैं, चुमोलुंग गमा कहते हैं, ठीक है। और चलिए आगे चलते हैं। हाँ सॉरी, यहाँ पे अगला है कि अगला प्रश्न है कि रेगिस्तान ओके के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए, इसमें से कौन सा कथन जो है सही है। रेगिस्तान ओके एक वृक्ष है जो लगभग हमारी कक्षाओं जितना अर्थात लगभग 4 मीटर लंबा होता है। इस वृक्ष की जड़ें इसकी ऊंचाई से 30 गुना गहराई तक भूमि में नीचे जाती हैं, जब तक कि यह पानी तक न पहुंच जाए। इस वृक्ष में के तने में पानी एकत्रित होता है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों आपको बता दें कि रेगिस्तान ओके जो होता है, रेगिस्तान ओके एक वृक्ष होता है जो लगभग हमारी कक्षाओं जितना अर्थात 4 मीटर लंबा होता है, बिल्कुल सही। और इस वृक्ष की जो जड़ें होती हैं इसकी ऊंचाई से लगभग 30 गुना तक गहराई में जाती हैं, जब तक उन्हें क्या है, पानी नहीं मिल जाता है। और इस वृक्ष के तने में पानी जो है एकत्रित रहता है। और यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है, बिल्कुल गलत है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। ए, बी और सी क्या है इसके राइट जवाब है। यहाँ पे रेगिस्तान ओके के बारे में कुछ जानकारी दी गई, इसको भी देख लेते हैं कि रेगिस्तान ओके एक वृक्ष है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। देखिए दोस्तों, अबू धाबी में नहीं, ये कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया के शुष्क और बंजर क्षेत्रों में पाया जाता है। यह लगभग 10 फीट लंबा होता है। यह बहुत, इसमें जो है पत्तियों की संख्या अगर बात करें पत्तियों की, तो इसमें बहुत कम पत्तियां होती हैं और इसकी जड़ें पानी की तलाश में बहुत गहराई तक जाती हैं। यह पानी वृक्ष के तने में एकत्रित हो जाता है और इस पानी को पीने के लिए स्थानीय लोग पतले पाइप का प्रयोग भी करते हैं जब उनको जरूरत पड़ती है पानी की। समझ में आ गया होगा कि आपको रेगिस्तान ओके जो वृक्ष है वो कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और यह ऑस्ट्रेलिया के शुष्क और बंजर क्षेत्रों में पाया जाता है और इसकी जो लंबाई होती है 10 फीट होती है। और इसमें जो पत्तियों की संख्या होती है, पत्तियां बहुत कम होती हैं और इसकी जड़ें जो होती हैं पानी की तलाश में बहुत गहराई तक जाती हैं, जब तक इनको पानी नहीं मिल जाता है। और इनके तने में भी पानी जो है वो एकत्रित रहता है। इस पानी को पीने के लिए वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं पतले पाइप का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य दोस्तों, अगर पड़ोसी राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब जो है वो जम्मू कश्मीर के क्या है, पड़ोसी राज्य हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि जम्मू और कश्मीर भारत का सबसे उत्तरी राज्य है। यह काराकोरम और पश्चिमी हिमालय पर्वत श्रृंखला के आसपास के क्षेत्रों में स्थित है। यह हिमालय प्रदेश पंजाब के साथ अपनी सीमाएं जो है साझा करता है। यह पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है। तो कभी पूछ लेता है कि जम्मू और कश्मीर की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो हैं किस राज्य के साथ लगती हैं, तो बता दें आपको कि यहाँ पे पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो हैं वो साझा करता है। दोस्तों यहाँ पे एक देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो कहा गया कि जम्मू कश्मीर जो है उसके आसपास के राज्य की बात करें तो जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य जो हैं आपके हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर और इसके पड़ोसी राज्य क्या है, हिमाचल प्रदेश है। और वहीं पे जो पड़ोसी राज्य है वो है पंजाब, ठीक है। तो ये क्या है, पंजाब। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, नीचे है पंजाब और ऊपर की तरफ है हिमाचल प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य यही दोनों हो गए आपके, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जो हैं वो जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य क्या हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल,
आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य की चर्चा यहाँ पे दोस्तों की गई है। तो यहाँ पे आपको मैं मैप में दिखा दूँ कि तमिलनाडु जो है उसके निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तमिलनाडु, यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे मैप में तमिलनाडु दिखाई दे रहा होगा कि तमिलनाडु जो है उसके निकटवर्ती राज्य की बात करें तो केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ये क्या है दोस्तों कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जो हैं ये सभी क्या हैं? तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि ऑप्शन किस में है कि आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक क्या है? तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। समझ में आ गया होगा दोस्तों कि अब तमिलनाडु के बारे में पूछेगा कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य क्या है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। कहा गया कि तमिलनाडु जो है का क्या है दोस्तों? भारत का दक्षिण राज्य है। चेन्नई पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। तमिलनाडु की राजधानी, जो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई जो है क्या है? तमिलनाडु की राजधानी है। तमिलनाडु क्षेत्रफल के हिसाब से 10वां सबसे बड़ा भारतीय राज्य। अगर राज्य की बात करें दोस्तों तो तमिलनाडु जो है क्षेत्रफल के हिसाब से 10वां भारत का सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो 6वां सबसे बड़ा राज्य तमिलनाडु है। अब यहाँ पे एक प्रश्न दोस्तों अक्सर पूछ लेता है कि अरब सागर के तट से 7 भारतीय राज्य कौन से? अरब सागर के तट के 7 भारतीय राज्य कौन से लगे हुए हैं जो कि क्या है? केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। इसमें है आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली। सभी क्या दोस्तों आपको बता दें कि सभी अरब सागर के तट से लगे हुए भारतीय राज्य हैं। अगला है बंगाल की खाड़ी के तट के साथ भारतीय राज्य कौन कौन से लगे हुए हैं? बंगाल खाड़ी के साथ, बंगाल की जो खाड़ी के तट हैं उसके साथ भारतीय राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, पांडुचेरी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? तो अगर हमारे देश के मानचित्र में झारखंड की बात की जाए तो ये प्रश्न जो है दोस्तों डायरेक्शन से लिया गया है। डायरेक्शन के आधार पे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है और आपके एग्जाम में डायरेक्शन से प्रश्न अक्सर पूछ लेता है। तो बात करें डायरेक्शन की तो यहाँ पे आपको पता है दोस्तों कि ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है और इधर आपका उत्तर होता है और इधर होता है दक्षिण। ठीक है, ये होता है दक्षिण। तो यहाँ पे अगर बात करें ये जो दिशा होती है ये होती है आपकी उत्तर पूर्व दिशा होती है और ये होती है कि उत्तर और पश्चिम दिशा होती है और ये है आपकी दक्षिण और पश्चिम दिशा। ये है दक्षिण और पश्चिम दिशा ये है और यहीं ये बात करें तो दक्षिण आपकी दक्षिण और पूर्व दिशा इधर है, दक्षिण और पूर्व दिशा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल के पूर्व में, उड़ीसा के उत्तर में, छत्तीसगढ़ का दक्षिण पूर्व में या उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। तो इसके लिए दोस्तों हमको मैप में जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैप पे चलते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उड़ीसा के हिसाब से दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ना कि पश्चिम बंगाल के पूर्व में। तो पश्चिम बंगाल यहाँ पे दोस्तों कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल का हम बात करें तो वेस्ट बंगाल के देखिए यहाँ पूछा रहा है ना कि पश्चिम बंगाल के पूर्व में, तो वेस्ट बंगाल के पूर्व में यहाँ पे उड़ीसा तो नहीं दोस्तों। उड़ीसा यहाँ पे आप देख सकते हैं तो उड़ीसा यहाँ पे है और जो झारखंड है दोस्तों, झारखंड इधर है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल के पश्चिम में है न कि पूरब में स्थित है। अब यहीं पे दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि उड़ीसा के उत्तर में, तो उड़ीसा आपका यहाँ पे है, उड़ीसा यहाँ पे हो गया। तो और इसके उत्तर में दोस्तों पूरी यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधा यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे आपका उड़ीसा हो गया। तो उड़ीसा के यहाँ पे अगर झारखंड है तो झारखंड किधर हो गया? झारखंड उत्तर की दिशा में हो गया। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यहीं पे समझ में आ गया होगा कि उड़ीसा के उत्तर में झारखंड जो है वो अवस्थित है।